80 के दशक में $800 का सोना 75% गिर के $200 भी हुआ था। Do you think this will be a scary situation? Can it crash gold? गोल्ड का प्राइस 30-40% क्रैश हो सकता है। By 2026 can Nifty double? मल्टीबैगर कहाँ पे आएंगे जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ होगा। 1% rich people, how they invest in stock market and how do they create wealth? IT सेक्टर के ऊपर how is your bullish है कि bearish है? हम लोग IT के ऊपर This could be the next IT sector. हमने भारत का पहला केमिकल ETF लॉन्च किया है। सिर्फ डबल करना है तो व्हाट अप्रोच वुड यू सजेस्ट? कब PSU के स्टॉक्स या PSU का सेक्टर बढ़ना शुरू होगा? सो नीलेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड सर, आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब एवरीबडी नोज यू, बट स्टिल अगर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो यू आर MD ऑफ कोटक महिंद्रा AMC और आपके अंडर, आपके देख रेख में अभी अबाउट 5,70,000 crore रुपीज़ मैनेज किए जाते हैं। Am I right, sir? यस। ओके, तो सर अभी मार्केट ना थोड़ा सा मार्केट के ब्रॉडर डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू सी राइट नाउ, कुछ टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? एक तरफ ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है एंड इस बीच में व्हाट यू सी लाइक कि मार्केट 2026 में या 2030 तक वेयर विल द मार्केट हेड? सो अगर हम मार्केट को देखें तो वॉरेन बफेट जी ने जो कहा कि स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है। जिस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे उस कंपनी के दाम बढ़ेंगे, मोटा मोटा ये रूल अप्लाई होता है। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए और परसों दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से अपना जो गैप है वो कम करेंगे। तो वो जो ग्रोथ हो रहा है कंट्री का, वो कंपनी के नतीजों में दिखेगा और कंपनी के नतीजों में दिखेगा तो वो मार्केट में दिखेगा। ओके, सो बेसिकली अर्निंग्स ड्राइव करेगा मार्केट को। यस। तो अभी जिस तरीके का अर्निंग्स ट्रेंड है, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू सर कि मैंने यही मतलब सवाल पूछा था कि लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था आशीष सोमैया जी के साथ, वाइट ओक के जो CEO है, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर निफ्टी ना बाय 2030 क्या 30,000 क्रॉस करेगा? तो उन्होंने बोला हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो वी आर ऑल इन द रॉन्ग प्लेस। और कमेंट सेक्शन में ना सर लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया कि सर आप क्यों पूछ रहे हो कि 2030 तक निफ्टी 30,000 क्रॉस करेगा? निफ्टी को तो डबल होना चाहिए, वो पूछो सवाल। तो वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बाय 2030 या बाय 2026 व्हाट डू यू थिंक, लाइक बाय 2026 निफ्टी वे कैन क्रॉस 30,000 और बाय 2030 कैन निफ्टी डबल? सो एक हमारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। अगर वो होता तो मैं एस्ट्रोलॉजर बनता, फंड मैनेजर नहीं बनता। दूसरी चीज, 2030 में क्या माहौल होगा किसको पता। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो 2030 में निफ्टी डबल तो नहीं हो सकती। यस। एट द सेम टाइम अगर भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से अंतर बहुत कम कर दिया तो दुगनी निफ्टी भी कम होगी, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यस। तो मेरे हिसाब से जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप भारत के सबसे अच्छे उद्योगपतियों से पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप पार्टनरशिप 2030 के लिए करेंगे जब आपके पास भारत का सबसे अच्छा उद्योगपति हो। अगर आप किसी उद्योगपति के घर पे चले जाए और कहे कि मुझे आपका पार्टनर बनना है तो कोई आपको खड़ा भी नहीं रखेगा। बट मैं शेयर बाजार में एक शेयर खरीद लूँ किसी कंपनी का, मैं उसका पार्टनर बन गया, जूनियर पार्टनर बन गया। पार्टनरशिप आप जिंदगी भर के लिए करते हैं, 2026 के लिए, 2030 के लिए क्यों कर रहे हैं? ओके, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, बट हैविंग सेड दैट अगर आपको पिक करना है स्टॉक्स, देन पिक बिजनेसेस इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। यस। ओके, एंड सर अभी अगर मार्केट में पोटेंशियल है तो व्हाट आर द सेक्टर्स यू आर लुकिंग एट? कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हो कि हाँ बाय 2030 अगर सब कुछ ठीक चलता है, अगर कुछ मेजर इवेंट्स नहीं होते, तो व्हाट आर द सेक्टर्स दैट कैन डू वेल, लाइक जो निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है? सो जिस क्षेत्र में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे वो क्षेत्र अच्छा करेगा। अब एक नियर टर्म देखे यहाँ से लेके नेक्स्ट 24 महीने 30 महीने के लिए, तो कंजम्पशन क्षेत्र अच्छा करेगा वैसा लगता है। सरकार लोगों की जेब में पैसा रख रही है, इनकम टैक्स के दरों में कटौती की, टैक्स पेयर्स की जेब में 1 लाख करोड़ के आसपास आ गया। ब्याज के दरों में RBI ने कटौती की तो बोरोअर्स की जेब में तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया बाय रिडक्शन इन EMI बर्डन। GST के रेट में कटौती की, रैशनलाइजेशन किया
तो बॉटम ऑफ पिरामिड को इस साल में 96,000 करोड़, बिकॉज 6 महीनों के लिए ही मिले, और टॉप ऑफ द पिरामिड की जेब से तकरीबन 48,000 करोड़ निकाल लिए। तो नेट बेनिफिट सोसाइटी को 48,000 करोड़ का 6 महीने का, साल का मोटा मोटा 1 लाख करोड़। अब गेमिंग के ऊपर बैंड कर दिया, तो जो पैसा गेमिंग में खर्चा होता था वो शायद बचत होगा, वो मोटा मोटा 1 लाख करोड़ के आसपास है। और अगले साल 2027 में 8th पे कमीशन लागू होगा, वह सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा रखेगा। तकरीबन 3 करोड़ कर्मचारी हैं सरकार के, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पेंशनर, रेलवे और आर्म फोर्सेस मिला के, इन सब की जेब में पैसा जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें देखें, कंज्यूमर हो, टैक्स पेयर हो, बोरोअर हो, स्पेक्यूलेटर हो, या सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर हो, इन सब की जेब में पैसा जा रहा है। अब कुछ पैसा बचत होगा, कुछ पैसा खर्चा होगा। जहाँ पे ये पैसा खर्चा होगा उस क्षेत्र को बेनिफिट मिलेगा। पहले आप रेलवे से ट्रैवल करते थे, हो सकता है अब एयरलाइन से फ्लाई करेंगे। पहले मामा के घर पे छुट्टी मनाने जाते थे, अब हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। पहले आप लेट्स से नॉन एसी घर में रहते थे, अब एसी वाले घर में रहेंगे। पहले आप घर में रंग रोगान नहीं कराया था, अब शायद करा लेंगे। तो ये सारे क्षेत्र जहाँ पे लोगों का पैसा खर्चा होने वाला है, वो क्षेत्र आने वाले 2-3 सालों के लिए अच्छा करेंगे। मतलब एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उस जोन के जो सेक्टर्स है वो अच्छे कर सकते हैं। कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी शुड डू वेल। ओके। तो सर एक्चुअली सेक्टर्स के बारे में ना और भी बहुत डिस्कशन करना है, बट उससे पहले ना अभी तो थोड़ा सा लाइट टॉपिक हमने डिस्कस किया, अभी थोड़ा हैवी टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ गोल्ड। तो गोल्ड आप देखोगे तो अनबिलीवेबल, लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स में जो भी हुआ है किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, राइट? किसी ने ये नहीं सोचा था कि सेंट्रल बैंक्स इतना ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाले, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने, इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला था, राइट? एंड राइट नाउ गोल्ड इतना बढ़ गया है तो एवरीबडी इज़ लाइक सेलिंग स्टॉक्स एंड दे आर ट्राइंग टू रन बिहाइंड गोल्ड। ये मतलब रिटेल का, मतलब मार्केट का जो क्राउड होता है उसका हैबिट होता है कि जो चीज़ भाग रहा है उसके पीछे भागो विदाउट सीइंग एनी वैल्यूएशन, विदाउट सीइंग एनीथिंग। सो सम पीपल सी दैट कि गोल्ड इज बिकमिंग स्केरी राइट नाउ। और स्केरी क्यों हो रहा है उसका एक रीज़न है, मैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डील विथ गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, एट दिस प्राइस, जहाँ पर ऑलरेडी गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। सो एक हम लोग हर महीने मंथली आउटलुक करते हैं, हमारी वेबसाइट पे उसके प्रेजेंटेशंस की कॉपी है, और हमारी यूट्यूब चैनल पे वो सारे मंथ के वीडियो अवेलेबल हैं। तकरीबन 2020 में हमने गोल्ड के ऊपर बाई कॉल दिया था। उस समय कारण ये था, एंड उससे पहले हमारा नेगेटिव कॉल भी चल रहा था कि गोल्ड में हमें अच्छा रिटर्न आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट 2020 में हमने गोल्ड के ऊपर बाई कॉल दिया था कि यहाँ पे अब निवेश करने जैसा है। जो माइनिंग कॉस्ट थी गोल्ड की वो बढ़ रही थी, और जो प्राइस था गोल्ड का $1,200-1,400, वो माइनिंग को इफेक्टिव नहीं बनाता। 2020 में वो कॉल अच्छा गिरा, 2021 में नेगेटिव रिटर्न था गोल्ड में, तो वो कॉल गलत गया। फिर 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया और उसके $500 बिलियन रिजर्व्स फ्रीज हो गए, तब हमने गोल्ड के ऊपर और एक बुलिश कॉल दिया। हमें लगा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर अब रशियन सेंट्रल बैंक के अनुभव से सीखेंगे। जो उनके पास $150 बिलियन का सोना था वही उनके पास रह गया रिजर्व्स में। $500 बिलियन की जो सिक्योरिटी थी, येन, यूरो, जीबीपी, डॉलर, वो सब फ्रीज हो गई। उसका ब्याज यूक्रेन को जाता है आज की तारीख में। यूक्रेन रशिया के पैसे से रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो जाहिर है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हमें लगा कि ये सोने की खरीदारी होती रहेगी। आप हमारी वेबसाइट पे जितने भी प्रेजेंटेशन देखेंगे, जितने भी मंथली आउटलुक देखेंगे, उसमें हर समय हमने सोने में निवेश करने के लिए बात की। नाउ डिड वी से कि पुट 100% मनी इन गोल्ड? आंसर इज नो। सोना आप
एक शेयर की तरह वैल्यू नहीं कर सकते। उसमें कोई डिविडेंड नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं है। ये एक परसेप्शन ऑफ वैल्यू है। सदियों से उसका इतिहास है कि सोने ने महंगाई के या अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको प्रोटेक्ट किया है। तो हमारा व्यू आज भी यही है कि जब तक सेंट्रल बैंकर सोने में निवेश करते रहेंगे, जिस भाव तक निवेश करते रहेंगे, वह भाव तक, उस लेवल तक गोल्ड पहुंच जाएगा। आपको हर महीने सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। वो खरीदेंगे तो दाम ऊपर जाएंगे, वो बेचेंगे तो दाम नीचे आएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो का 15% के आसपास प्रेशियस मेटल में निवेश कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर कि गोल्ड में वॉलेटिलिटी रहती है। 80 के दशक में $800 का सोना 75% गिर के $200 भी हुआ था। इसीलिए हम किसी को ये रेकमेंड नहीं करते कि आप सारा पैसा सोने में लगा दे। हम हमेशा असेट एलोकेशन को प्राधान्य देते हैं। ओके सो सर, जस्ट टू समराइज, जब रशिया के एसेट्स फ्रीज हुए तो ये थोड़ा सा मतलब जो सेंट्रल बैंक से दे गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि हमारा भी एसेट कभी भी फ्रीज हो सकता है, तो दे स्टार्टेड बाइंग गोल्ड बिकॉज ऑफ दैट। यस, तो वहाँ से गोल्ड का बाइंग हो रहा है। और आप बोल रहे हो कि जब तक गोल्ड का बाइंग चलेगा सेंट्रल बैंक्स का, तब तक गोल्ड बढ़ सकता है, और जब रुक जाएगा देन हो सकता है वहाँ से प्राइस क्या हो, भाव नीचे भी गिरे। यस, ओके। तो मतलब बेसिकली सोना बढ़ेगा गिरेगा वो समझने के लिए हमें सेंट्रल बैंक का बाइंग हर डेटा चेक महीने करना सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी क्या है देखनी है। सेंट्रल बैंक डायनासोर की तरह है। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, चाइना के पास 2,600 टन सोना है। वो एक दिन में तो बेच नहीं पाएंगे। उन्हें बेचने में समय लगेगा, और आपके पास मौका है, वो बेचे उससे पहले बेच दीजिए। वो खरीदे, उनके साथ साथ खरीदिए। ओके मतलब आप पहले ही प्राइस प्रेडिक्शन का टेक्निक बता रहे हो, किस तरीके से हाउ यू कैन। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर व्यू देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो घटनाओं के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप कोई पौधा लगा है तो उसका देखभाल करना जरूरी है, तब जाके वो घना वृक्ष बनता है। आप पौधा लगा दो और सोचो कि ये अपने आप ग्रो हो जाएगा, तो चांसेस है कि फेल भी हो सकता है। वेल्थ भी उसी तरह है। आप निवेश जरूर करिए, बट ध्यान रखिए ओके उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट? यस सर, एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। मतलब दिस इज़ लाइक, अभी ये क्वेश्चन है ना गोल्ड का, आई थिंक बहुत लोगों को ये सता रहा था कि गोल्ड का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको कैसे ट्रैक करें। और आपने बताया ना कि ये सेंट्रल बैंक का डेटा आप अपने वेबसाइट पे और चैनल पे रिलीज करते हो। तो इफ समबडी वांट्स टू ट्रैक गोल्ड, दे कैन गो एंड चेक द रेडीमेड डेटा देयर, सो विल गेट ऑल द डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। सर, गोल्ड के रिलेटेड ना एक और फॉलोअप क्वेश्चन है सर। 2016-17 में ना फर्स्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि लैब ग्रोन डायमंड आने वाला है। तो उस टाइम मतलब हम दोस्त लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो एक दोस्त ने बोला नहीं, अगर लैब ग्रोन डायमंड आएगा ना तो रियल डायमंड का वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि लैब ग्रोन नकली आएगा तो असली का वैल्यू बढ़ेगा, और लैब ग्रोन डायमंड अभी वायबल नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है प्रोडक्शन करना, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे उसके ऊपर। बट 2017 में कॉन्वर्जेशन हुआ, 2018 में इट बिकेम फाइनेंशियली वायबल टू प्रोड्यूस लैब ग्रोन डायमंड्स। और उसके बाद अभी आप देखोगे फास्ट फॉरवर्ड 2022 में जो डायमंड के प्राइजेस थे, वहाँ से अभी डायमंड के प्राइजेस ऑलमोस्ट दे आर डाउन बाय नेचुरल डायमंड के प्राइजेस बाय 34-40%, राइट? और अभी ऐसा ही एक सिमिलर सिचुएशन गोल्ड में भी आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक यूएस कंपनी क्लेम करता है कि वो आर्टिफिशियली गोल्ड बना सकता है, मर्क्यूरी से न्यूक्लियर फ्यूजन से वो गोल्ड बना सकता है, राइट? और वो ये भी क्लेम करता है कि एवरी ईयर वी कैन मेक अबाउट 5,000 kgs ऑफ गोल्ड। तो सर अगर ये सच में मैनिफेस्ट होगा, तो डू यू थिंक दिस विल बी अ स्केरी सिचुएशन? कैन इट क्रैश गोल्ड? जैसे कि अभी डायमंड का प्राइस 40% क्रैश हुआ है, 30% हुआ है, वैसे गोल्ड का प्राइस 30-40% क्रैश हो सकता है। कमोडिटी का दाम डिमांड सप्लाई पे रहता है। सप्लाई बढ़ेगा, भाव कम होगा, डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा। पुराने काल में हम पारसमणि की बात करते थे कि वो पारसमणि किसी धातु को स्पर्श कर दे तो वो सोना बन जाता था। अब हमने तो पारसमणि देखा नहीं है, बट बातें तो सुनी है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर सकती, ये हमारी सोच के परे है। सो सर्न में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने लेड को सोने में कन्वर्ट किया था।
बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यस और वो कुछ नानो सेकेंड के लिए कुछ नानोग्राम में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट आगे नहीं किया। ओके अब ये कैलिफोर्नियन कंपनी ने भी न्यूक्लियर फ्यूजन के Yes. थ्रू मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्ट करने की बात करी है। अगेन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर फ्यूजन पहले अमेरिका में शुरू किया कुछ सेकंड के लिए, फिर चाइना में हुआ कुछ सेकंड के लिए, अब फ्रांस में कहते हैं कि वो तकरीबन 22 मिनट चला है। ओह ओके तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो कितनी मर्क्यूरी को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस दाम पे कर सकते हैं। अगर उस मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड की कीमत लेट्स से $10,000 हुई तो फिर गोल्ड के आज के दाम को कोई खतरा नहीं है। करेक्ट बट अज्यूम करिए कि उस मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड की कीमत $100 हो गई तो आज के okay. गोल्ड के ऊपर बहुत खतरा है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप मॉनिटर करिए चीज़ों को, फैक्टर्स को मॉनिटर करिए। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, तुक्का तो बहुत लोग लगा सकते हैं, बट अगर आप अनुमान लगाते हैं तो मुश्किल चीज़ है। इसीलिए सारे फैक्टर्स को वे करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहिए। ओके ओके सर, आपने इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का जवाब इतना सिंपल तरीके से दे दिया कि अभी मतलब सिंपल तरीका ये है कि गोल्ड का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको ट्रैक करो। फ्यूजन से अगर कॉस्ट जितना कम होगा उतना अभी जो फिजिकल गोल्ड है उसके ऊपर रिस्क बढ़ेगा। अगर रिस्क बढ़ेगा तो उस एसेट से पैसा निकालो, कोई नया एसेट में डालो, नई एसेट में डालते हैं। ओके ओके सर, सच अ नाइस आंसर सर। एंड सर एक गोल्ड सिल्वर का ना अभी इतना डिमांड सप्लाई चल रहा है ना, अभी डिमांड मतलब इतना डिमांड है कि सारे रिटेलर्स इसके पीछे भाग रहे हैं। एवरीबडी वांट टू बाय गोल्ड ETF, सिल्वर ETF। सर सरप्राइजिंगली आपने कुछ टाइम पहले सिल्वर का जो ETF का जो FOF है उसको आपने नए सब्सक्रिप्शन आपने बंद कर दिए थे। तो ऐसे पीक ऑफ द मार्केट में ऐसा क्यों किया सर, जब एवरीबडी वांटेड टू बाय इट? सो एक फेस्टिवल सीजन आ रहा था दिवाली का, तो सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई। ओके और लोग प्रीमियम देने लगे। जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ सिल्वर थी उससे 10% प्रीमियम पे स्पॉट में सिल्वर ट्रेड होने लगा। अब हमें हमारे पास दो प्रकार के फंड, एक सिल्वर ETF है, वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो उसे तो हम रोक नहीं सकते, उसमें ट्रेडिंग हम रोक नहीं सकते। बट एक कोटक सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड है जो लोगों से पैसे लेके सिल्वर ETF में निवेश करता था। अब अगर कोई निवेशक मेरे पास उस समय आता तो 100 रुपए के सिल्वर के लिए उसे 110 रुपया देना पड़ता। तो मुझे ये वाजिब नहीं लगा कि मैं लोगों से 10% प्रीमियम लेके चांदी में निवेश कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप फ्यूचर्स में देखिए, सिल्वर 100 रुपये में अवेलेबल है, मेरे पास सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में 110 रुपये में अवेलेबल है, आप मेरे यहाँ पे निवेश मत करिए, आप फ्यूचर ही ले लीजिए। तो निवेशक को हमने हमेशा पहले रखा है और ये जो कदम था सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का, वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए था। हमें उस समय अनुमान था कि कुछ दिनों में जब फेस्टिवल सीजन डिमांड खत्म हो जाएगी ये प्रीमियम नॉर्मल हो जाएगा। और आज दिवाली जस्ट खत्म ही हुई, डिमांड खत्म हुई, डिमांड कम हुई तो प्रीमियम नॉर्मल हो गया, तो हमने वो फंड ऑफ फंड ओपन कर दिया। बट किसी के पास 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेचने में संकोच हुआ हमें। ओके सो मतलब मॉरल रीजन था बेसिकली। इन्वेस्टर फर्स्ट, क्लाइंट अगर खुश रहेगा तभी हमारा बिजनेस चलेगा। ओके नाइस सर। सर एक क्वेश्चन है राइट नाउ, एक बहुत कुछ सेक्टर्स है उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया देखेंगे, कहीं और देखेंगे तो बोला जाता है कि इन सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कुछ सेक्टर्स बोले जाते हैं कि जैसे ट्रांजिट का सेक्टर है, मोबिलिटी का सेक्टर है, टिकटिंग सिस्टम्स कुछ लोग बात करते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दीज सेक्टर्स? एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेक्टर पिक करना चाहते हैं जहाँ पर ग्रोथ हो सकता है या मल्टीबैगर्स निकल सकते हैं, तो व्हाट सेक्टर वुड यू प्रेफर राइट नाउ अदर देन कंज्यूमर सेक्टर विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड? मल्टीबैगर कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ मल्टीफोल्ड होगा। अगर आज कोई कंपनी या कोई सेक्टर 1 रुपया प्रॉफिट करता है और वो आने वाले समय में
100 रुपये प्रॉफिट करेगा, तो हो सकता है कि उसके जो स्टॉक्स है वो 100 गुना नहीं तो 75 गुना होंगे, 125 गुना होंगे। जितना प्रॉफिट ग्रोथ होगा उतना ही स्टॉक का रिटर्न आएगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ऐसे कौन से क्षेत्र में जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है? एक है टेक्नोलॉजी का, कहीं पे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में दिखती है, कहीं पे टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में दिखेगी, कहीं पे कस्टमाइज मेडिसिन में दिखेगी, कहीं पे आसमान में रॉकेट लॉन्च करते हुए दिखेगी, कहीं पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में दिखेगी। तो एक बात तय है कि दुनिया का जो ग्रोथ होगा वो टेक्नोलॉजी लेड होगा। और जो कंपनी, जो क्षेत्र इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके चीपर, बेटर, फास्टर सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कर पाएगी, उनका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होगा। एक आयरन मैन होता है जो सूट पहनता है और फिर पावरफुल बन जाता है। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी का आयरन मैन सूट पहन पाएगी, वो उन कंपनीज के सामने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रही है अच्छा करेगी, वह जाहिर है। उस प्रकार की कंपनीज में, उस प्रकार के क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स आप मान लीजिए। टेक्नोलॉजी क्रिएटर ही नहीं, टेक्नोलॉजी यूजर भी। एक केमिकल कंपनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकती है, एक एफएमसीजी कंपनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकती है। जैसे कि आई थिंक एशियन पेंट्स ने सालों पहले किया था, दे बॉट द सुपर कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया उससे। तो मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से जो आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ लेके आ सकते हैं। सो एशियन पेंट्स के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी तो जहाँ पे उनके डीलर अपॉइंट हुए तो वहाँ पे उनको होटल जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक उन्होंने उद्देश्य ऐसा बनाया कि हम पूरे देश में कहीं पे भी चले जाए, अपने को किसी होटल में नहीं जाना पड़े, वैसा अपना डीलर नेटवर्क होना चाहिए। जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अपना डीलर होना चाहिए। तो एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रख के, एक सिंपल मिशन रख के उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर दी। अमेजिंग सर, आपने एक बहुत अच्छा फैक्ट शेयर किया है। एंड ऑल्सो सर, राइट नाउ ये जो मल्टी बैगर्स ऐसे बात होती है ना, जब इफ़ यू लुक एट रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, वो जल्दी पैसा कमाने के लिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने के लिए ना, मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स दे रन बिहाइंड पेनी स्टॉक्स और दे रन बिहाइंड एफएनओ, राइट। और एंड रिजल्ट आपको पता ही है क्या होता है, सेबी का डेटा भी है, लाइक मोर देन 90% लूज मनी, राइट। तो ऐसे केस में इफ़ यू वांट टू व्हाट यू से पुट डाउन अ अप्रोच कि आप मतलब यू डील विद अ वास्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, वहाँ पर ऐसे भी होंगे जो विच कुड बी लाइक 1% ऑफ द रिचेस्ट हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो सर ये जो 1% रिचेस्ट है, रिच पीपल है, हाउ दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड हाउ डू दे क्रिएट वेल्थ जो एक रिटेलर नहीं कर पाता? जो अच्छे निवेशक हैं उन्होंने हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश किया, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स में या बिजनेसमैन के साथ निवेश किया, और जब भी डिसीजन लेने का समय आया उन्होंने अपने दिमाग से डिसीजन लिया, अपने दिल से नहीं लिया। So you have to be rational about your decision making. You can't be emotional. Okay. At a price a stock is a buy, at a price a stock is a sell also. Take decision rationally. Second, invest with good businessmen. A businessman जिसका कोई विजन हो, उसे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और फाइनली गवर्नेंस होना चाहिए। अगर गवर्नेंस नहीं है तो बिजनेस पैसा बनाएगा और वो अपने घर पे लेके जाएगा, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा। एंड फाइनली मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, तो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है ताकि आप उस उतार चढ़ाव को सहन कर सकें। सो the successful investors are investors who have controlled their emotions and taken decisions rationally, who have invested with good businessmen, good entrepreneurs, and who have invested for long term so that they can withstand the market volatility. Okay. तो ये पूरा प्रोसेस आपने बताया, ये this is a slow process of building the wealth. ये बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय लगता है। Okay. तो मतलब जो जल्दी कमाने जाते हैं वो रिस्क उठाते हैं, and they mostly like risk manifest होता है।
रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन की दो साइड हैं। तो आप रिटर्न ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर 6 रन बनाने हैं तो बॉल को आप जमीन पे तो नहीं मार सकते वो तो फिर 4 रन ही बनेंगे या 1 रन ही बनेगा या शायद कोई भी रन नहीं बने। बॉल को हवा में घुमाना पड़ेगा, जोर से मारना पड़ेगा, तब जाके 6 रन मिलेंगे। अब हो सकता है कि आप घुमाने जाओ, मारने जाओ तो बाउंड्री लाइन पे कैच भी हो जाएगा। ठीक है, यस सर, एब्सोल्युटली। और सर कुछ टाइम पहले हम ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो राइट नाउ इफ़ यू सी इंडिया में आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आईटी सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी इज़ फेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हेडविंड्स। एक तो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से यूएसए में जो अभी हो रहा है, उनका खुद का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहाँ पर खुद का इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमें बिजनेस मिलना था आईटी सेक्टर को वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ कि अभी एआई की वजह से जो ऑटोमेशन आ रहा है उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर है उनका रेवेन्यू मॉडल इम्पैक्ट हो रहा है। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस क्या आप अभी आईटी सेक्टर के ऊपर हाउ इज योर व्यू, बुलिश है कि बेरिश है, व्हाट कैन हैपन इन आईटी सेक्टर? सो हम लोग आईटी के ऊपर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड हम ये कुछ समय से हैं। तो पिछले 1 साल में आईटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो हमने कुछ स्टॉक में नुकसान भी किया है। Why are we still cautiously optimistic despite last 1 year's negative return? एक वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो गए हैं। अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे के वैल्यूएशन पे आईटी क्षेत्र आज ट्रेड कर रहा है। दूसरा, ऐसा नहीं था कि पहले आईटी में एआई जैसी कोई सुविधा नहीं थी। पहले वो प्रोग्राम लिखते थे, उसकी लाइब्रेरी बनाते थे, जब कोई दूसरा प्रोग्राम लिखना है तो उसी लाइब्रेरी से कॉपी कर लेते थे। तो एआई अब एक बड़ी लाइब्रेरी हो गई है, पहले छोटी लाइब्रेरी थी। थर्ड, एआई रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। जब टाइपराइटर की जगह पे कंप्यूटर आया तो टाइपिस्ट के जॉब खत्म हो गए, बट कंप्यूटर ऑपरेटर के तो जॉब बढ़े, प्रोग्रामर के जॉब बढ़े। वैसे ही जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है तो जो एआई को जानते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, उनके जॉब्स को तो बढ़ावा ही मिलेगा, उसमें कटौती नहीं होगी। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज ये ट्रांजिशन कर पाएगी। तो हमें लगता है कि यस, इस वक्त अनडाउटेबली आईटी क्षेत्र में अनसर्टेनिटी के बादल घिरे हुए हैं, ग्रोथ नहीं दिख रहा, बट कुछ कंपनी एआई को लेवरेज करके अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी, सस्ते प्रोडक्ट बनाएगी और अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह सर्व कर पाएगी। वैल्यूएशंस आपकी फेवर में है और अगर जो कंपनी ग्रोथ दिखा पाई उसे अपने आप बिजनेस में फ़ायदा होगा। ओके। तो एआई के रिलेटेड ना, एआई आईटी सेक्टर के रिलेटेड एक बात ये भी किया जाता है कि हाँ, एआई एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, बट अभी अगर आप फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट जैसे बड़े कंपनी देखेंगे, अगर वो कोई इंडियन आईटी कंपनी से सर्विस ले रहा है तो अगर उनको एआई इम्प्लीमेंट करना है तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अभी तक उन्होंने जो भी उनके लिए इम्प्लीमेंट करके दिया, मे भी हो सकता है पास्ट 10-20 ईयर से, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे दे माइट कम टू इंडियन कंपनीज टू इम्प्लीमेंट दैट एआई। सो इज दिस रीजनेबल कमेंट? आज आप एआई को तब लिवरेज कर पाएंगे जब आपके पास डेटा अरेंज्ड हो। आज बहुत सारी कंपनी में डेटा अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे तो एआई काम नहीं कर पाएगी, उसे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए कि इस डेटा को अरेंज किया जाए। सेकंड, आपने डेटा अरेंज कर लिया और उसके ऊपर एआई एजेंट बैठा दिए, बट फाइनली उस डेटा को सिक्योर रखना है, नहीं तो आपका ही कॉम्पिटिटर आके आपके सीक्रेट्स ले जाएगा। सो डेटा को सिक्योर करने के लिए अगेन आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। तो जो कंपनीज एआई को लिवरेज कर रही है वो आयरन मैन के सूट पहने हुए निवेशक की तरह या कंज्यूमर की तरह हैं। Their chances of survival and success is far better than one which is not using it. That is true. सर आपने ये भी बताया था ना कि राइट नाउ यू आर ऑप्टिमिस्टिकली cautiously optimistic on IT सेक्टर। तो राइट नाउ आपका फोकस कहाँ पर है आईटी सेक्टर में? लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है? सो ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है। कुछ लार्ज कैप कंपनीज अच्छा काम कर रही है, कुछ मिड कैप अच्छा कर रही है। हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है और कहाँ पे ग्रोथ आ सकता है, कौन सा मैनेजमेंट
AI को लिवरेज करके अपने कस्टमर को चीपर, बेटर, फास्टर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके सर, अभी आपने बॉटम अप अप्रोच के बारे में बताया ना, तो कैन यू एक्सप्लेन इट अ लिटिल? सो एक है कि आप टॉप डाउन निवेश करें, ब्याज की दरें कम हो रही है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, NPA कम हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखें। बट दूसरा है बॉटम अप एनालिसिस करिए, कौन सी बैंक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वह बैंक जिसके क्रेडिट के स्टैंडर्ड, लेंडिंग के स्टैंडर्ड गलत है, उसे तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। बट वो बैंक जिसके क्रेडिट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, जिनके पास NPA का प्रॉब्लम नहीं है, उसे बेनिफिट मिलेगा। तो एक है आप टॉप डाउन सेक्टरल व्यू लेते हैं, बट दूसरा आप बॉटम अप रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में टू डिसाइड वेदर दैट विल आउट परफॉर्म मार्केट और नॉट। जो कंपनी उम्मीद से ज़्यादा डिलीवरी करेगी वह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, जो उम्मीद से कम डिलीवरी करेगी वो मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगी। यस यस, ट्रू सर। सर, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही एक नया सेक्टर है जिसको बोला जा रहा है कि दिस कुड बी द नेक्स्ट IT सेक्टर। अभी वो सेक्टर आई थिंक राइट नाउ, लाइक आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में उसका जो बूम है बहुत ज़्यादा हुआ है, लाइक इन द लास्ट 5 years you might have seen, and that sector is EMS, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर। तो अभी आप देखोगे तो EMS सेक्टर तो बूम कर ही रहा था, अभी उसके लिए एक ट्रिगर ये मिल रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इंसेंटिव्स सेमीकंडक्टर्स के लिए अनाउंस किया, एंड सेमीकंडक्टर्स इज अ कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर EMS, जो पहले बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, जो अभी वो सस्ते होंगे। सो अभी ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन सारे ट्रिगर्स की वजह से मोर एंड मोर ग्लोबल प्लेयर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेयर्स है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल शिफ्ट हुआ वैसे ही बहुत सारे कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो सकता है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक, इज इट हाइप और इज इट रियल ग्रोथ? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड इज कि IT सेक्टर ने लास्ट 30 years में जिस तरीके का कंसिस्टेंट ग्रोथ डिलीवर किया है, कैन EMS सेक्टर डिलीवर सच काइंड ऑफ अ ग्रोथ? एंड थर्ड इज कि आप EMS सेक्टर को बाय 2030 या बियॉन्ड, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सो एक IT क्षेत्र में आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा है, EMS में मार्जिन बहुत कम है। IT क्षेत्र में 20 से 25% मार्जिन है, EMS में 2 से 5% है। सेकंड चीज, IT क्षेत्र में धीरे धीरे करके आपकी ब्रांड बन गई है। TCS न्यूयॉर्क में मैराथन रन करता है, तो उनकी ब्रांड बनी हुई है। EMS में आप सप्लायर है, वेंडर है किसी और ब्रांड के लिए, तो आपके पास ब्रांड नहीं है। नाउ EMS क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है, बिकॉज लोग China+1 ट्रेड कर रहे थे। एप्पल के सारे फ़ोन चाइना में बन के आते थे, उन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना था और भारत में उन्होंने फैक्ट्री लगाई। फॉर्चुनेटली दैट बेट वर्कड आउट। सेम चीज़ और भी कंपनीज में होगी, कोई टीवी यहाँ पे बनवाएगा, कोई फ्रिज यहाँ पे बनवाएगा, कोई AC यहाँ पे बनवाएगा, कोई मोबाइल फ़ोन बनवा रहा है। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना EMS कंपनीज को फ़ायदा होगा। बट अंडरलाइंग थीम China+1 है, तो आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखना पड़ेगा। अगर कल को उठ के China+1 थीम खत्म हो गई फॉर वट एवर रीजन, तो ऑब्वियसली इंडियन EMS सेक्टर में इम्पैक्ट आएगी। ओके सो एडवांटेज, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी है, रिस्क भी है पैरेलल। हमेशा चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज घटनाएं घटित होती रहेगी और आपके जो फैक्टर्स है उसको बदलती रहेगी। सही बात है सर। एंड अभी IT सेक्टर के हेडविंड्स के बारे में हमने बात किया ना, वैसे ही केमिकल सेक्टर आप देखोगे ना, तो लास्ट मे बी लाइक सम 3 to 4 years से काइंड ऑफ लाइक कंसोलिडेशन में चल रहा है। एंड बहुत सारे मतलब फैक्टर्स है जो सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट? तो अभी आपने रिसेंटली कोटक निफ्टी केमिकल ETF लॉन्च किया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? डू यू सी सम ट्रिगर्स इन द केमिकल सेक्टर दैट कैन प्ले आउट इन द फ्यूचर, जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको अप ट्रेंड में ला सके? सो केमिकल क्षेत्र में देखे तो आज से तकरीबन 1 दशक पहले तेजी चालू हुई थी, बिकॉज बहुत सारी भारतीय कंपनी के पास केमिकल कैसे बने उसकी टेक्नोलॉजी थी, R&D थी, और चाइना केमिकल क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। तो इन भारतीय कंपनीज को वॉल्यूम भी मिल गया और मार्जिन भी मिल गया।
फिर उन्होंने बड़ी कैपेसिटी में निवेश किया, ये उम्मीद में कि हम और सप्लाई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, चाइना वापस केमिकल क्षेत्र में आ गया, उन्होंने कम दाम पे बेचना चालू किया। अब नुकसान होने लगा तो इंडियन केमिकल कंपनी ने अपनी कमर कसी, कॉस्ट कम करी, डी बॉटलनेकिंग किया, अलग प्रकार के मॉलिक्यूल बनाए और अब वो चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं। एक निश सेगमेंट है केमिकल में, फ्लोरीन बेस्ड केमिकल का, स्पेशलिटी केमिकल का, जहाँ पे चाइना आज भाव बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। तो हमारा जो ज़्यादातर एक्टिव कॉल है केमिकल क्षेत्र में, वह उस केमिकल्स में है जहाँ पे चाइना कॉस्ट कंपटीशन नहीं दे रहा। अब ये हमारे पोर्टफोलियोज में, एक्टिव फंड्स में ओवरवेट पोजीशन के रूप में दिखा रहा है। अब किसी को लगेगा कि भाई केमिकल क्षेत्र के दूसरी कंपनीज को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिल सकता है। चाइना ने जैसे फ्लोरीन बेस्ड केमिकल से कॉस्ट कम, कंपटीशन कम करी, वैसे बाकी केमिकल से भी कर सकता है। अब ये होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, बट अगर किसी का ऐसा व्यू है तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास केमिकल ETF नहीं था। तो हमने भारत का पहला केमिकल ETF लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर आपका व्यू है कि चाइनीज़ कंपटीशन केमिकल क्षेत्र में कम होगी, जैसे फ्लोरीन बेस्ड केमिकल में आज कम हो रही है, तो अपने आप आपको वहाँ पे रिटर्न बन जाएगा। ये पैसिव फंड है, हमारा उसमें कोई कॉल नहीं है कि ये कब चलेगा, कैसे चलेगा, कौन सी कंपनी चलेगी। हम लोगों को एक कन्वीनियंस दे रहे हैं, अपने व्यू के अनुसार वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, मतलब बेसिक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग अगर हम बताएं तो केमिकल में अभी चाइना क्या कर रहा है, वो प्राइजेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। या सो दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल इट चीप, वो अपना प्राइजेस सिर्फ फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स में, नॉन फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स में चाइना आज भी भाव तोड़ के बेच रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में क्या एंटिसिपेशन है कि चाइना अभी बाकी के जो केमिकल्स हैं जहाँ पर वो भाव तोड़ रहा है, वहाँ पर भी वो भाव में एक स्टेबिलिटी लाएगा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा इंडिया को? उम्मीद यही है, बट अब तक उसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जो फ्लोरीन बेस्ड केमिकल में दिख रहा है कि चाइना एक्चुअली भाव बढ़ा रहा है अब बेचने के लिए, ऐसा दूसरे केमिकल्स में नहीं दिख रहा। बट अल्टीमेटली घाटे का धंधा कब तक करेगा, कहीं ना कहीं तो वो लोग सेंसिबल प्राइसिंग पे आ जाएंगे। श्योर सर, वन मोर थिंग इज राइट नाउ अभी ब्रॉडर इकोनॉमी देखोगे तो एक्सपैंड हो रहा है, राइट, एंड विथ दैट अभी आप देखोगे तो बोला जाता है कि स्मॉल बैंक्स जो है दे आर वेरी वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। सो अभी अगर हम स्मॉल बैंक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या, जिस तरीके से आपने केमिकल में रिस्क बताया और IT में रिस्क बताया और वहाँ पर ट्रिगर्स भी बताए, उसी तरीके से स्मॉल बैंक्स में स्पेशली व्हाट कुड बी द ग्रोथ ट्रिगर्स एंड व्हाट कुड बी द रिस्क? फाइनेंशियल सर्विसेज में आप हमेशा उस कंपनी में निवेश करिए जिसके क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हों। बड़ी बैंक हो, छोटी बैंक हो, उससे भी ज़्यादा जरूरी कि इनका क्रेडिट कल्चर क्या है। ये ढूंढ के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या को लेंड करेंगे या ये ढूंढ के टाटा बिरला, अंबानी, अडानी को लेंड करेंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि साइज देखने से ज़्यादा कल्चर को देखें। जो बैंक्स, जो NBFCs सही क्रेडिट कल्चर अपना रही है, वहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। ओके, तो यूजुअली अब जब बैंकिंग सेक्टर हम देखते हैं ना, बैंकिंग NBFC, वहाँ पर राइट नाउ मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स रिस्क जहाँ पर कम है वो देखने के लिए दे ट्राई टू सी कि रिटेल का पोर्टफोलियो कहाँ पर ज़्यादा है। लोन पोर्टफोलियो हो सकता है, एसेट पोर्टफोलियो हो सकता है। तो अभी अगर हमें ये बड़े इन्वेस्टर्स को जो बड़ा पैसा देते हैं, मतलब बड़े टिकट का जो लोन देते हैं, उनका क्रेडिट स्टैंडर्ड अगर चेक करना है तो हाउ अ रिटेल इन्वेस्टर कैन चेक दिस? एक है कि आप उस बैंक से पता करिए कि आपका कौन से सेक्टर में एक्सपोजर है। दूसरा, उस सेक्टर की बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज में देखिए कि वो लोग ने कौन से बैंक से कर्जा लिया है। तीसरा है कि आप लोगों से बात करिए,
बैंक्स जो बोरोवर्स है, बैंक्स के जो कर्मचारी है, उनसे तपास करिए कि इनका क्रेडिट कल्चर क्या है, वो एनपीए सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको एक गूगल सर्च पे नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओके ओके। एंड सर कुछ टाइम पहले आप देखोगे तो स्मॉल कैप वाज द स्वीट स्पॉट फॉर इन्वेस्टर्स। हर कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता था, बट राइट नाउ इफ यू सी, अभी भी मार्केट गिर के उठा है तो इट्स ऑलमोस्ट नियर इट्स ऑल टाइम हाई राइट नाउ। तो इज इट टू लेट इन द करंट मार्केट टू पिक स्मॉल कैप्स और पीपल शुड वेट? जब आपकी जेब में पैसा हो और जब आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, वो सबसे बेस्ट टाइम है निवेश करने का। आप आज भी स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, बट देन आपने रोलर कोस्टर में कभी बैठे हैं, राइड की है? अगर आप रोलर कोस्टर की राइड को सहन कर सकते हैं तो स्मॉल कैप में निवेश करिए, वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी रोलर कोस्टर की राइड की तरह होगी। यस। बट आप ये सोचे कि आज मैंने निवेश किया और कल से स्मॉल कैप ऊपर ही जाने लगे, तो फिर आप निवेश मत करिए, फिर आप हाइब्रिड फंड में निवेश करिए। ओके ओके। एंड सर आप उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे जो मल्टी बैगर्स ढूंढने का एस्पिरेशन रखते हैं? आई वांट टू फाइंड मल्टी बैगर्स और बिल्ड अ पोर्टफोलियो जहाँ से 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है तो वहाँ पर 3 मल्टी बैगर बने, 2 मल्टी बैगर बने, राइट? तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए what are the qualities they should look for in a company or in a sector where multi-baggers can come in? एक तो आपने earnings का बताया, दूसरे कुछ और चीज़ें अगर आप बता पाओ तो। एक आप सभी ने बचपन में कछुए और सस्से की कहानी सुनी होगी, खरगोश की। तो कछुआ रेस जीत जाता है। आपके पोर्टफोलियो में कितना मल्टी बैगर है वो उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने वो चीज़ रखती है कि आपने कितना पैसा उसमें लगाया। ओके। अगर आपके पास 100 बैगर है और आपने 1 रुपया लगाया तो 1 रुपये का 100 होगा। और आपने भले 10 बैगर ही स्टॉक आया बट 1 लाख रुपया लगाया तो 10 लाख हो जाएगा। 100 से 10 लाख ज़्यादा है। तो कितना पैसा लगाया वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कंपेयर टू ये स्टॉक कितना चला। सेकंड, मल्टी बैगर से ज़्यादा कंपाउंडिंग पे ध्यान दीजिए। अगर कंपाउंडिंग होती रही, आप महंगाई को हर साल पराजित करते रहे, महंगाई से ज़्यादा रिटर्न बना लिया पोर्टफोलियो में, तो वो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे सही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। हर बॉल पे चौके छक्के मारने जाएंगे तो विकेट गिर जाएगी। कहीं पे विकेट बचाइए, कहीं पे 1 रन लीजिए, कहीं पे चौके मारिए, और कभी कभार ऐसा मौका आ गया तो छक्के भी मार दीजिए। विकेट पे खड़े रहे तो हाफ वॉली भी आएगी, बट यॉर्कर पे छक्के मारने गए तो विकेट उड़ जाएगी। सर आपने कंपाउंडिंग के बारे में बताया ना, तो वॉरेन बफेट जी ने एक बात बोला था ना कि इफ़ यू मेक 20% कंपाउंडिंग देन यू विल टेक ओवर द वर्ल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर अभी सेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, एक और सेक्टर है जो जिसके बारे में अभी बहुत डिस्कस किया जा रहा है, मतलब पहले से भी किया जा रहा था, बट राइट नाउ इट इज़ शोइंग ऑल द राइट साइंस, एंड दैट सेक्टर इज़ इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर सेक्टर। तो अभी आप 2 व्हीलर सेक्टर में देखेंगे तो उस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनीज है, दे आर हिटिंग द वॉल्यूम्स ऑल्सो। और हम ये भी देख रहे हैं कि कस्टमर एडॉप्शन भी हो रहा है, कस्टमर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर प्रेफरिंग टू बाय 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो ग्रोथ है right now if you see, some people say that this growth has been already factored into the price में already factored in हो चुका है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये अभी शुरू हुआ है, ये अभी और ग्रोथ अभी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर इन होना बाकी है। तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर? एक 2 व्हीलर में चार्जिंग करना काफ़ी आसान है। आप घर के बाहर के प्लग पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 2 व्हीलर की बैटरी क्षमता कम है तो एक चार्ज लंबे समय के लिए चल सकता है। मोटर कार में चार्ज कम समय के लिए चलेगा और उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो अनडाउटेबली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ये तेज ग्रो करेंगे। मोटर गाड़ियाँ साल में 40 लाख के आसपास बिकती हैं।
टू व्हीलर्स उससे कहीं ज़्यादा 1.5-2 करोड़ के आसपास बिकते हैं। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में ध्यान रखना चाहिए, बट अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ निवेश करना बहुत ज़रूरी है। यस, विजन, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस, ये 3 चीज होनी बहुत ज़रूरी है। सर आपके डिस्कशन होते हैं ना, इट इज़ ऑलवेज अराउंड बिजनेस, अराउंड फंडामेंटल्स, अराउंड बैलेंस शीट, एंड इफ समबडी डजंट नो, लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, सर इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? तो ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो ऑब्वियसली बात है अगर बैलेंस शीट पे डिस्कशन आएगा, बिजनेस पे आएगा, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर। तो सर, एंड वन मोर थिंग इज़ रिलेटेड टू सिप इन्वेस्टमेंट। तो बहुत लोग सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड सिप इन्वेस्टमेंट का हर एक का फंडा ये होता है कि हर मंथ पहले तारीख पे 5वें जब भी सैलरी आता है तो उसके 2 दिन बाद एक फिक्स डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट में। देर आर सम पीपल व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि अगर मार्केट 5% गिरता है या 10% गिरता है, मार्केट में कुछ गिरावट होता है, तो दे ट्राई टू डबल देयर सिप। तो अभी अगर किसी को सिप डबल करना है तो व्हाट अप्रोच वुड यू सजेस्ट देम? सो एक जो आपने बताया कि जब भी SIP के रिटर्न नेगेटिव हो जाए, SIP टॉपअप कर लीजिए। ओके। दूसरा है कि जब जब आपकी इनकम बढ़ती है, आप SIP टॉपअप कर लीजिए। जब मेरी इनकम 100 रुपये थी, मैं 10 रुपये की SIP करता था। इनकम 500 रुपये की हो गई तो मिनिमम 50 रुपये की या 200 रुपये की SIP करनी चाहिए। तो SIP टॉपअप शुड बी यूज्ड when markets are attractive, which most probably will mean that SIP returns are negative, or you should do SIP top up when you have earned more money, you have saved more money. Okay. And sir, इसके related ये question है, and it is also linked to asset allocation also. तो अभी के टाइम में आप देखोगे ना, तो पेंशन वाला जो कल्चर है, that is almost like out of the system. आप कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो एवरीबडी इज प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट। तो अभी अगर मान लो कोई अपने अर्ली 20s में है, अर्ली 30s में है, इफ़ दे वांट टू प्लान, लाइक अगर उनको एक साइजेबल कॉर्पस चाहिए रिटायर होने के लिए, तो व्हाट काइंड ऑफ अ अप्रोच दे शुड फॉलो एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन दे कैन टेक इनटू कंसिडरेशन? एक पहले आपका इन्वेस्टमेंट गोल तय करिए। अगर आप चर्चगेट स्टेशन पे खड़े हैं और आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो फिर आप कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? आप प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ है, आप अपना रिस्क एपेटाइट तय करिए। अब क्राउडेड ट्रेन है चर्चगेट में पीक आवर्स के ऊपर, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो विंडो सीट के लिए चढ़ती हुई गाड़ी में चढ़ जाते हैं जंप मार के। अब उनके पास वो माहिरता है तो वो कर सकते हैं। आपको अगर आता नहीं और करने जाएंगे तो बड़ी चोट खाएंगे। सो जितना रिस्क लेंगे उस हिसाब से विंडो सीट मिलती है ट्रेन में। आपको भी रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा। अगर कोविड के समय में खरीदारी की है तो आप एग्रेसिव रिस्क वाले हैं। कोविड के समय में आपने बेच दिया तो आप कंजर्वेटिव हैं। और कोविड के समय में आपने SIP चलने दी, कुछ नहीं किया, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। तो जितनी रिस्क एपेटाइट है उतना ही जोखिम लीजिए, उससे ज़्यादा जोखिम मत लीजिए। ये 2 चीज़ अगर आप कंबाइन कर ले कि मुझे कहाँ जाना है वो पता है और मैं कितना जोखिम सहन कर सकता हूँ वो मुझे पता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने आप एकदम आसान हो जाएगा। क्योंकि ना सबको ना यूजुअली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबको लगता है कि आई एम अ रिस्क टेकर, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट आपने कोविड का एग्जांपल लिया, उस टाइम सबके इमोशंस जो थे वो अपने मतलब फ्री फॉल पे थे उस टाइम। आई थिंक नहीं, मैंने मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों को देखा। एक वृद्ध महिला है जिसके बारे में मैंने सुना है, उन्होंने अपना सारा पैसा डेट और उस प्रकार के हाइब्रिड फंड में से इक्विटी में शिफ्ट कर दिया कोविड के टाइम, कोविड के समय में। बॉटम नहीं पकड़ी थी बट कोविड के समय में। तो आज उनका पैसा 4-5 गुना हो गया है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको पैसों की जरूरत नहीं थी बट डर गए कोविड के डर के मारे, तो उन्होंने रिडीम कर दिया और वो पैसा बैंक FD में कर दिया। मार्केट में 3 महीने में उतना रिटर्न दे दिया जितना 3 साल में FD में नहीं मिलने वाला था। तो अगेन मेरा फोकस यही है कि आप रिस्क एपेटाइट पे ध्यान दीजिए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। ओके।
सर आपने कभी रिग्रेट किया है कि इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया? सो गलतियां तो बहुत की है, बट अब गलतियों से मैं रिग्रेट क्या करूं? गलतियों से मैं सीख लेता हूं, फिर अगले टाइम वो रिपीट नहीं करने की कोशिश करता हूं। ट्रू। सर एक सेक्टर है पीएसयू का, तो आप देखोगे तो 2-3 साल पहले आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स पीएसयू के पीछे पागल थे। एवरीबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन पीएसयूज एंड राइट नाउ अभी बहुत सारे जो पूरा मार्केट है जिन्होंने पीएसयू में इन्वेस्ट किया था, दे आर वेटिंग कि पीएसयू में कब रिवाइवल होगा। सो कब पीएसयू के स्टॉक्स या पीएसयू का सेक्टर बढ़ना शुरू होगा। तो अगर पीएसयू का सेक्टर ट्रैक करना है तो हमें कौन से फैक्टर्स को ट्रैक करना चाहिए जो पीएसयू के कंट्रीब्यूट? पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में कोई फर्क नहीं है। आप तो उसी कंपनी में निवेश करेंगे जिसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिसके मैनेजमेंट में विजन हो, एग्जीक्यूशन हो और गवर्नेंस हो ना। ये आप कह सकते हैं कि पीएसयू में गवर्नेंस जनरली सरकारी कंपनी है तो अच्छा ही रहेगा, बट जांच परख तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि लोग पीएसयू और प्राइवेट में डिवाइड करें। आप आपके निवेश का माप तोल तो सेम ही रखिए। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, उम्मीद से ज़्यादा होना चाहिए, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए और मैनेजमेंट में विजन और एग्जीक्यूशन की क्षमता होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्रॉफिट्स। एब्सोल्युटली, स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही आपका रिटर्न बनेगा। मे बी आई थिंक उस फेज में आई थिंक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा था, पीएसयूज को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो मे बी दैट वाज ड्राइविंग इट, राइट? यस, सो देयर विल बी मेनी फैक्टर्स व्हिच विल ड्राइव। आज किसी को गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला, किसी को एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर मिला, किसी ने लोकल मार्केट में से ऑर्डर ले लिए, बट अल्टीमेटली पैसा बनना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए। सपोज अगर सरकार ने ये सारे ऑर्डर लॉस बेसिस पे दिए होते तो पीएसयू में रैली कहाँ से आती है? यस यस, ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड सर वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, वेन एवर दे बाय अ स्टॉक तो दे फॉल इन लव विद दैट स्टॉक। तो वो कभी उसको बेचना नहीं चाहेंगे, और स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, प्राइस गिरता है, तो दे फील दैट कि नहीं ये बढ़ेगा फिर से। तो हाउ कैन अ रिटेल इन्वेस्टर नो इट्स टाइम टू सेल अ स्टॉक? सो 3 ही कारण हो सकते हैं बेचने के लिए। एक, आपको पैसों की ज़रूरत है, उस निवेश आप अपने उपयोग के लिए करते, जब भी पैसों की ज़रूरत है बेच दीजिए। दूसरा, आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया। मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ जो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, मुझे दूसरी गाड़ी मिल गई जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर है, तो मैं जाहिर है कि दूसरी गाड़ी में चला जाऊँगा। जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप कम रिटर्न वाले स्टॉक बेचने की सोच सकते हैं। तीसरा है, स्टॉक तो पार्टनरशिप है। जब मेरा पार्टनर दगाबाजी करे, गलत चीज करे, शॉर्टकट ले, तो ऑब्वियसली मुझे बेच देना चाहिए। तो यू सेल बिकॉज यू नीड मनी, बिकॉज यू गॉट अ बेटर ऑल्टरनेटिव, और योर कंपनी हैज misbehaved on governance. Okay, okay. And sir, one final question, and after that we'll call it a day for the podcast. Sir, इंडिया का अभी बोला जा रहा है कि डेकेड्स लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अभी शुरू हो रहा है, एंड ये बोला जाता है कि आर इकोनॉमी विल हिट $30 trillion एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो अगर आप 3 सेक्टर्स ऐसे अगर आप बताना चाहो जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस पूरे ग्रोथ प्रोसेस में, व्हाट वुड बी दोज 3 सेक्टर्स? इंडिया ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। बट आप जब निवेश कर रहे हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग विथ एन एंटरप्रेन्योर हुज विजन, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस इज अप्रोप्रिएट। तो सेक्टर या टॉप डाउन अप्रोच को छोड़िए, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करिए। और अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है। हमारे पास अलग अलग असेट क्लास भी है, फिक्स्ड इनकम है, हाइब्रिड है, प्रेशियस मेटल है। कल कोर्ट के स्पेशल SIF भी लॉन्च होंगे। तो आप उस पूरी म्यूचुअल फंड की बास्केट में अपनी थाली बनाइए by picking up appropriate products. Okay. Sir, Nilesh sir, thank you so much for your time. I know you'll be very, very busy.
बट स्टिल आपने टाइम दिया और आपने इतना कुछ सिखाया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू सर.